बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आप लोगों के बायोलॉजिकल लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया गया है। आपके इल्म में ये भी है कि कोरोना की वबा की वजह से आप लोगों के कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन आपकी तालीम में हर्ज न हो, इस सिलसिले में इन लेक्चर्स का आगाज़ किया गया है। स्टूडेंट्स, इस तरह से कॉलेज में आपकी अटेंडेंस ज़रूरी थी, इसी तरह से इन लेक्चर्स में भी आपकी अटेंडेंस ज़रूरी है। इसके लिए आपने ये करना है कि जैसे आप इस लेक्चर्स को सुनती हैं, उसके बाद आप कमेंट्स में जाती हैं, तो जब आप कमेंट्स में जाएंगी वहाँ पर आपको एक लिंक नज़र आएगा। आपने इस लिंक को क्लिक करना है। एक फॉर्म खुलेगा जिस पे आपने अपना नाम, अपना फुल नेम और अपना रोल नंबर उस पर लिखना है। अपना नाम और रोल नंबर लिखने के बाद आप उस फॉर्म को सबमिट कर देंगी। जैसे आप उस फॉर्म को सबमिट करेंगी, वो आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। आपने डेली लेक्चर को सुनना है, प्रिपेयर करना है और डेली ही इस फॉर्म को सबमिट करना है, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा जा सके, जो कि आप लोगों के दिसंबर टेस्ट में अपेयर होने के लिए और जो आपके एडमिशन चाहेंगे उसके लिए ये फॉर्म अटेंडेंस जो है ये लाजमी है। तो हम आज अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट हम कर रहे हैं। उसमें आज हमारा टॉपिक है स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स इन एनिमल्स, के एनिमल्स को क्यों सहारे की, हिफाजत की या हरकत करने की ज़रूरत होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें या फैक्टर्स हैं जो कि एनिमल्स को सहारा उनके लिए चाहिए होता है या हरकत करना होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है कि जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं उनको टू फाइंड द फूड, कि वो अपनी खुराक को हासिल कर सकें, ढूंढ सकें। टू फाइंड पार्टनर फॉर मीटिंग, टू प्रोटेक्ट escape और escape फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, कि अपने प्रीडेटर से अपना हिफाजत कर सकें या अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए, अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने के लिए अपने पार्टनर को ढूंढ सकें। टू शेल्टर फ्रॉम बैड इन्वायरमेंट, या अपने इन्वायरमेंट से जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए ज़रूरत होती हैं। तो स्पोर्ट, किसी जो भी एनिमल्स हैं उन तमाम एनिमल्स में स्पोर्ट या लोकोमोशन के लिए या मूवमेंट के लिए किस चीज़ की सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है, वो है स्केलेटन। स्केलेटन जिसे हम ढांचा भी कहते हैं, ये है क्या? इट इज़ टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कि ये सख्त फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, एक बुनियाद है, एक बेसिस है बॉडी ऑफ एनिमल्स। और इसका क्या होता है? विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी ऑर्गन, कि ये स्केलेटन जो है ये प्रोवाइड करता है शेप को, प्रोटेक्शन को और सपोर्ट को किन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और ये स्केलेटन जो है इट इज़ कम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बहुत ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं इसमें पाए जाते हैं। ये सिंपल भी हो सकता है, जैसे कि प्रोटोजोआ में है कि सिर्फ सिंगल सेल पर होता है, या ये इतना कम्प्लेक्स भी हो सकता है जैसे कि लिविंग ह्यूमन बीइंग्स में, होमोस्पेसिस में ये इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स है कि मिलियंस ट्रिलियन सेल्स पर मुश्तमिल होता है। अब फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन, इसका मेन फंक्शन क्या परफॉर्म करता है स्केलेटन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? मूवमेंट, क्योंकि ये अटैचमेंट साइट्स देते हैं, ये जो स्केलेटन है कि मसल्स को, और मसल्स के कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन से मूवमेंट होती है, तो ये मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में, एनिमल्स की मूवमेंट में ये स्केलेटन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। दूसरा क्या है? ये सपोर्ट के लिए इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बैकबोन जो है वो पूरी बॉडी को क्या है? सपोर्ट देती है। तीसरा इसका ये है कि प्रोटेक्शन है, जैसे आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो हमारा की रिब्स हैं, ठीक है, जो चेस्ट के ऊपर में हमारे रिब्स हैं, वो क्या हैं? हमारे जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, जैसे लंग्स हो गया, उनको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मेक्स ब्लड, क्या एक जनरल कंसेप्ट है कि लीवर जो है वो ब्लड बनाता है, जबकि ये गलत है, लीवर ब्लड नहीं बनाता। ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे बोन्स के बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, तो ये इन्वॉल्व होता है ब्लड प्रोडक्शन में भी। नेक्स्ट क्या है?
स्टोरेज, और स्पेशली किस चीज़ की स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है हमारा स्केलेटन, मिनरल्स की स्टोरेज में। कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, तो ये ना सिर्फ स्टोर करता है इन मिनरल्स को, बल्कि इन मिनरल्स की होम्योस्टेसिस में, इन होम्योस्टेसिस का इनका बैलेंस, बॉडी में बैलेंस रखने में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्योंकि जब जो है बॉडी को हमारे मिनरल्स का कमी हो रही होती है, तो इन्हीं बोन से बॉडी जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। अब नेक्स्ट ये है कि ये जो स्केलेटन है ये कितने टाइप्स का है। डिफरेंट एनिमल्स की बेस पे, डिफरेंट एनिमल्स फाइलम की बेस पे, और डिफरेंट इन्वायरमेंट के, वो एनिमल्स किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, या उन्हें जो ये स्केलेटन जो है बुनियादी इनका ज़रूरियात पूरी करता है, जैसे सपोर्ट है, मूवमेंट है, प्रोटेक्शन है, तो उनके लिए उन्हें किस किस तरह का स्केलेटन की ज़रूरत है, किस इन्वायरमेंट में उस एनिमल की, जिस इन्वायरमेंट में वो एनिमल रह रहा है, तो उसे किस तरह का स्केलेटन ज़रूरत है। इस बुनियाद पर 3 तरह के स्केलेटन हैं। सबसे पहला जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। जैसे इनके नाम से ही वाज़ेह हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ऐसा हाइड्रो मीन पानी, एंड स्टैटिक जो कि उसको स्ट्रेट पोजीशन देगा, ऐसा वाटर पर मुश्तमिल स्केलेटन जो कि उस एनिमल को एक फ्रेमवर्क, एक स्टैटिक पोजीशन देगा। एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब होता है बाहर, स्केलेटन स्केलेटन, ठीक है, ऐसा स्केलेटन जिसमें एनिमल स्केलेटन के अंदर होगा और जो स्केलेटन है वो बाहर जो है आउटर कवरिंग के तौर पर होगा। एंड देन एंडोस्केलेटन, एंडो मीन अंदर, इनसाइड, एंड स्केलेटन स्केलेटन में ढांचा, ऐसा स्केलेटन जो कि विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा और वहाँ अंदर से अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है मिसाल के तौर पर ये सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स में होगा। हम इन तीनों को ही आगे के डिस्कस करेंगे, अलग-अलग सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो क्या है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि स्केलेटन क्या है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी में, किसी भी एनिमल की बॉडी में सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो कि किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, पानी पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और ये किन फाइलम, नॉर्मली ये नाइडेरियंस में, एनेलिड्स में, एंड सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन जो है, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और वो सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये मेनली जो हैं ये क्या है, वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जैसे कि देखें आप, ये एक जेली फिश है, इसके अंदर जो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। सिमिलरली ये सी एनीमोन है, ये भी एक इनवर्टिब्रेट है, इसके अंदर भी क्या है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। अब हम इसको समझने के लिए सी एनीमोन के एग्जांपल लेते हैं। ये जो सी एनीमोन है, ठीक है, इसके अंदर जो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, इसके अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है वो एक गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी की फॉर्म में है, ठीक है। सिंगल कैविटी है जिसे सिलोम भी कहा जाता है, और इसकी सिंगल ओपनिंग आप लोगों को नज़र आ रही है कि सिर्फ इसकी सिंगल ओपनिंग है जहाँ से पानी एंटर होता है, ठीक है। जैसे आप लोग इसकी मिसाल एक बलून की तरह से है। जैसे बलून में जब आप लोगों को बलून में हवा नहीं होती तो वो क्या होता है, फ्लैसिड होता है, ठीक है। जैसे आप उसमें हवा भरते हैं तो वो टर्जिड हो जाता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ सी एनीमोन, कि जैसे ही समंदर का पानी इस ओपनिंग के ज़रिए इस गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी के अंदर जाता है, तो इस गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी के अंदर क्या है, मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं। उन मसल्स पे जब पानी का प्रेशर पड़ता है तो ये मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं। जब ये मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो इसकी बॉडी जो है वो एक्सपैंड हो जाती है, जैसे कि दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बॉडी एक्सपैंड होती है। जब बॉडी एक्सपैंड होती है तो उसकी वजह से जितने भी इसके अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे आप ऊपर देखें टेंटिकल्स हैं, जो कि ये सी एनीमोन किसके लिए इस्तेमाल करता है, अपने प्रीडेटर्स पर, अपने प्रे को पकड़ने के लिए, तो ये टेंटिकल जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी इस सी एनीमोन को शेप भी दे रही है, सपोर्ट भी दे रही है, और इसे अपनी खुराक हासिल करने में और दूसरा एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में भी इसको क्या है, हेल्प कर रही है।
सिमिलरली दूसरी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अर्थवर्म में। अर्थवर्म में क्या होते हैं, अर्थवर्म में भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, लेकिन यहाँ पर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है वो एक सिंगल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं है। ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है और इन कंपार्टमेंट्स को एक दूसरे से अलग जो है वो सेप्टा करता है। अब इसमें क्या है कि अगर इसने लोकोमोट करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो इसमें क्या है, इसकी लोकोमोशन में 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहले इसके 2 मसल्स हैं, वहाँ सिंगल मसल था सी एनिमोन में, यहाँ पर 2 तरह के मसल्स हैं और वो 2 तरह के मसल्स कौन से हैं, एक जो है वो सर्कुलर मसल्स हैं, ठीक है, और दूसरे कौन से हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। उसके अलावा तीसरी चीज़ जो इसमें इन्वॉल्व है वो सिलोमिक फ्लूइड है, ठीक है, जो कैविटी के फॉर्म में है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के फॉर्म में, और इसके अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें सीटी कहा जाता है, जो कि इन्हें ज़मीन पर फिक्स होने में जो है मदद देती हैं। अब इसकी लोकोमोशन के वक्त क्या होता है, अर्थवर्म की लोकोमोशन के वक्त कि एक्सटेंशन ऑफ बॉडी जो है वो लंबी हो जाती है, कब, जब के सर्कुलर मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करेंगे बॉडी एक्सटेंड हो जाती है, और जो मैंने अभी आपको बताया कि सीटी जो है वो ज़मीन के साथ एंकर हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद बॉडी जो है वो फॉरवर्ड मूव करती है, और उसके बाद जो है कंट्रैक्शन ऑफ बॉडी बाय लॉन्गिट्यूडनल मसल। फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी क्या हो जाती है, फिर बॉडी छोटी हो जाती है, शॉर्टन हो जाती है, और जो है अगला कंपार्टमेंट आगे की तरफ मूव कर सकता है। तो सर्कुलर मसल की जो है, सर्कुलर मसल की कंट्रैक्शन और लॉन्गिट्यूडनल मसल की भी कंट्रैक्शन जो है वो दोनों अल्टरनेट क्या करती हैं, इससे अर्थवर्म को बॉडी को फॉरवर्ड मूव करवाती हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है ये भी बॉडी को शेप दे रहा है, बॉडी को सपोर्ट दे रहा है और बॉडी को मूव करने में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगला जो दूसरी टाइप है वो एक्सोस्केलेटन है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक्सो का मतलब होता है बाहर, और स्केलेटन क्या है, वही एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है किसी भी एनिमल के अंदर। एक्सोस्केलेटन जो है ये नॉन लिविंग है और उसके अलावा ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जिस एनिमल में भी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है वो क्या है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। उसके बाद ये अटैच्ड होता है, ये जो एक्सोस्केलेटन आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन ये अटैच्ड होता है किसके साथ, उस एनिमल के इंटरनल मसल्स के साथ। एक्सोस्केलेटन को सक्रीट करती है एक्टोडर्म लेयर। एक्टोडर्म लेयर जो है इसकी फर्दर आगे 2 लेयर्स हैं, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। एक्टोडर्म फर्दर 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक लेयर उसकी ऊपर वाली एपिक्यूटिकल है और दूसरी प्रोक्यूटिकल है। पहले हम देख लेते हैं एपिक्यूटिकल को। एपिक्यूटिकल क्या है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, एक्टोडर्म की। एंड एपिक्यूटिकल किस से मिलकर बनी होती है, वैक्सी लिपोप्रोटीन से। और ये जो वैक्सी लिपोप्रोटीन है, हम लोगों ने पहले मेम्ब्रेन में भी पढ़ा हुआ है कि लिपोप्रोटीन जो है वो ये इम्परमेबल होती हैं और ये पानी को या दूसरे जो वो होते हैं फ्लूइड्स होते हैं इन्हें अपने अंदर नहीं आने देती। उसके बाद एक्टोडर्म की दूसरी लेयर जो है वो प्रोक्यूटिकल है। प्रोक्यूटिकल क्या होती है, एपिक्यूटिकल के नीचे होती है, ठीक है। ये जो है इसमें काइटिन, ये किस चीज़ से मिलकर बनी हुए थे, काइटिन की, पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा इसमें सेवरल प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, कुछ मिकदार इसमें सिलिका की भी पाई जाती है और ये कैल्सीरियस होती है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाई जाती है। सो एक्सोस्केलेटन क्या है, नॉन लिविंग आउटर कवरिंग ऑफ एनी एनिमल विच आर अटैच्ड टू द इंटरनल मसल्स। और ये किस से बनती है, एक्टोडर्म से, और एक्टोडर्म जो है फर्दर एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल से बनती है। और क्योंकि इसमें इम्प्रेग्नेट होता है सिलिका और इम्प्रेग्नेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसीलिए ये हार्ड होती है और इम्परमेबल टू वाटर होता है। एक्सोस्केलेटन कहाँ किन ग्रुप्स में या किन फाइलम में पाया जाता है, तो मोलस्क्स में पाया जाता है। जैसे आप लोग जनरली देखते हैं स्नेल है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारे एनिमल्स हैं, स्क्विड है कि दिखाए हुए हैं जिनके अंदर क्या है, एक्सटर्नल स्केलेटन एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम है जिसके अंदर ये एक्सोस्केलेटन मोस्ट अबंडेंटली पाया जाता है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोड्स फाइलम है। एक्सोस्केलेटन अब आप यहाँ देखें, ये एक आर्थ्रोपोड है, इसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ये कैल्सीरियस एक्सोस्केलेटन है, बिल्कुल हार्ड एक्सोस्केलेटन आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसके अंदर सॉफ्ट बॉडी है, ठीक है। और उसके बाद जो है
इससे एक बात और हम देख लें कि ये जो मुलस्क हैं, इन मुलस्क में जनरली जो मतलब सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, इन मुलस्क के अंदर जो है कुछ ऐसे मुलस्क होते हैं जिनके अंदर जो जैसे स्नेल है, इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो सॉफ्ट होता है। जैसे ही उनके अंदर का एनिमल ग्रो करता है तो वो एक्सोस्केलेटन भी उसके साथ साथ ग्रो करता है, इसीलिए वो अपनी ग्रोथ एक्सोस्केलेटन के साथ कर सकते हैं। लेकिन जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इनके अंदर कैल्सीरियस एक्सोस्केलेटन होता है जो बहुत हार्ड होता है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो इसके अंदर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होता है ये उसको ग्रो नहीं करने देता, ठीक है, जो कि एक एनिमल की बुनियादी क्या है ज़रूरत है कि उसने ग्रो करना है। तो ये जो कैल्शियम का इनका ऊपर का कवरिंग है ये इन्हें ग्रो नहीं करने देता। अब आर्थ्रोपोड ने चाहे एनिमल है, कोई भी एनिमल है, जिस उसी तरह आर्थ्रोपोड ने भी ग्रो तो करना है, तो इसके लिए एक कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है जिसको एक्डाइसिस कहा जाता है या मोल्टिंग कहा जाता है। आप खुद देखें ये इतना हार्ड है, ये नीचे अंदर एनिमल को ग्रो नहीं होने देगा, तो इसको एनिमल को ग्रो होने के लिए इससे ये जो है स्केलेटन को उतारना पड़ेगा। इस प्रोसेस को कि एनिमल को ग्रो करने के लिए जो अपने ऊपर वाला ये एक्सोस्केलेटन उतारना पड़ता है, इसको एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहा जाता है। एक्डाइसिस या मोल्टिंग क्या है? ये रेगुलर शेडिंग का मतलब होता है उतार फेंकना। रेगुलर शेडिंग है किस चीज़ की? ओल्ड क्यूटिकल की या एंडो क्यूटिकल की। किस चीज़ के लिए इसे उतारना की ज़रूरी है? डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। शेडिंग क्या है कि इट इज़ द रेगुलर शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। अब ये प्रोसेस जो है कौन कंट्रोल करता है? तो इस प्रोसेस को कंट्रोल नर्वस सिस्टम करता है उस एनिमल का, और उस नर्वस सिस्टम रिलीज़ करेगा हार्मोन्स, और उस हार्मोन का नाम क्या है? एक्डिसोन, ठीक है। ये जो प्रोसेस पूरा जो है रेगुलेट कर रहा है, इसे नर्वस सिस्टम करता है किस चीज़ के ज़रिए? एक्डिसोन हार्मोन के ज़रिए। अब ये जो पूरा प्रोसेस एक्डाइसिस, इसका जो है 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो एनिमल है वो एक एंजाइम रिलीज़ करेगा हेपोडर्मल ग्लैंड्स के थ्रू, और वो एंजाइम जो है डाइजेस्ट कर देगा एंडोक्यूटिकल को। एंडोक्यूटिकल जब डाइजेस्ट हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो न्यू जो है सेक्रीट होगा, न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल, ये दोनों जो है नया रिलीज़ होगी, और इसे कौन करते हैं? हेपोडर्मस इन्हें सेक्रीट करते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है वो स्प्लिट हो जाती है, उतार दी जाती है, और उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं, और जो नया एक्सोस्केलेटन बना है वो हार्ड हो जाता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के ज़रिए, ठीक है। कैल्शियम जैसे ही एक आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर हम अगर देखें कि कॉकरोच है और उसने ग्रो करना है, तो वो अपना क्या करेगा? एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ करेगा। उसे शेड ऑफ करने के लिए क्या करेगा? एंजाइम्स को रिलीज़ करेगा, और वो एंजाइम जो है डाइजेस्ट करेंगे एंडो क्यूटिकल को। जब एंडो क्यूटिकल को डाइजेस्ट कर देंगे तो उसके बाद जो है वो एक्सोस्केलेटन उतर जाएगा। एक्सोस्केलेटन उतर जाने के बाद उसमें पोर्स बन जाएंगे, लेकिन उस एनिमल्स को अब जो है वो अपना नया स्केलेटन बनाना है, क्योंकि उसने ग्रो कर लिया है। तो उसके लिए क्या है कि हेपोडर्मिस दोबारा प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल को सेक्रीट करेगी, और फिर एक प्रोसेस इम्प्रेगनेटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो दोबारा क्या होगी? इम्प्रेगनेट होगी, और वो जो कि एक्सोस्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन जो है वो हार्ड हो जाएगा। ये एक्डाइसिस का प्रोसेस है। अब आप यहाँ पर देखें कि ये एक कॉकरोच है, तो इस कॉकरोच ने अपना एक्सोस्केलेटन जो है वो क्या हुआ है? शेड कर दिया है। तो अब ये क्या है? ये बहुत सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं। इस दौरान जो है जब ये अपना एक्सोस्केलेटन उतार देते हैं, तो ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा जो है वल्नरेबल हो जाते हैं अपने प्रीडेटर्स की तरह, कि इन्हें प्रीडेटर्स बहुत आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा अपने इस टाइम पीरियड में ये कोशिश करते हैं कि ये मुख्तलिफ कोनों खुदरों में छुपे रहें, ताकि ये एक्सपोज ना हो अपने प्रीडेटर को। अगला जो हमारे पास स्केलेटन की टाइप है वो है एंडोस्केलेटन। अब एंडो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इंटरनल, और स्केलेटन क्या है? वही फ्रेमवर्क ऑफ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है किसी भी एनिमल का। इंटरनली सपोर्ट स्ट्रक्चर, कि ये क्या है कि इंटरनली जो है ये है सपोर्ट स्ट्रक्चर है जो अंदर से बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये 2 तरह के उससे मिलकर बना हुआ है, एक को बोन्स कहा जाता है और दूसरे को कार्टिलेज, ठीक है। 2 तरह के सेल्स हैं, बोन सेल्स एंड कार्टिलेज सेल्स।
ये देखिए इसमें एग्जांपल दिखाई गई है कि ये ह्यूमन का जो है वो एंडोस्केलेटन है, किस तरह से जो है ह्यूमन बीइंग्स का एंडोस्केलेटन है पूरा का पूरा, ये यहाँ पर दिखाया गया है। 4 तरह के जो हैं वो टिश्यूज़ होते हैं। एपिथेलियम जो हमारी जिल्द बनाती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ जिसके अंदर हमने जो अभी पढ़ा है इसके एंडोस्केलेटन के अंदर इसी में पाया जाता है कार्टिलेज, बोन और ब्लड। उसके अलावा मसल टिश्यूज़ जो हमारा मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं, एंड नर्वस टिश्यूज़ जो हमारा क्या है नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर कंसर्न क्या कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़। इट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है, जो कि कार्टिलेज और बोन को बनाता है। सबसे पहले बोन, हम एंडोस्केलेटन पढ़ रहे हैं तो एंडोस्केलेटन का मैंने भी आप लोगों को पता है कि जितने भी एनिमल्स में एंडोस्केलेटन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, एक है बोन और दूसरा है कार्टिलेज। तो हम डिस्कस करते हैं बोन को कि बोन क्या है। बोन को ऑसियस टिश्यूज़ भी कहा जाता है। दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ कंसिस्टिंग ऑफ बोन सेल्स, ठीक है। ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि किन सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, बोन सेल्स, जिन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। चाहे बोन सेल्स हैं, ठीक है, चाहे कार्टिलेज सेल्स हैं, ये एम्बेडेड होते हैं, दोनों बोन सेल्स भी और कार्टिलेज सेल्स भी मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। कोलेजन मैट्रिक्स हो सकता है या कैल्सीफाइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जो कोलेजन मैट्रिक्स होता है तो वो क्या है, कार्टिलेज होगा, और जिसमें कैल्सीफाइड मैट्रिक्स होगा वो क्या होता है, वो बोन सेल्स होते हैं। Embedded in the matrix of calcified intercellular substances. Bone matrix contains collagen fibers and the minerals calcium phosphate and calcium carbonate, ठीक है। अब बोन मैट्रिक्स में क्या होते हैं, बोन सेल्स होते हैं जो कि लिविंग सेल्स होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, जो विस्कस मटेरियल होता है, उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है। इन्हीं कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो बोन हैं वो हार्ड होती हैं। उसके बाद है कि बोन सेल्स कौन कौन से हैं। एलिमेंट कंप्राइजिंग ऑफ बोन टिश्यूज़, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द बोन सेल्स और ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स जो है वो मैच्योर बोन सेल्स को कहा जाता है, सेपरेटेड बाय इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। अब कौन से हैं उसमें बोन सेल्स, किस तरह 2 टाइप के, एक ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, वो सेल्स जो कि बोन प्रोड्यूस करती हैं, बोन बनाती हैं, बोन सेल्स को बनाती हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या हैं, ये बोन रिमूविंग सेल्स हैं या बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं। ऐसे सेल्स जो कि बोन सेल्स को रिमूव करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, उन्हें डैमेज करते हैं। उसके बाद ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स हैं, ये दोनों का ही डेरिवेटेड, दोनों सेल्स जो हैं ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट से क्या हैं, ये इन्हीं से ड्राइव होते हैं, ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स से। ये देखें आप, इसमें ये स्टेम सेल हैं, ठीक है, जो बोन मैरो में होते हैं और ये बनाते हैं आगे, ये ऑस्टियोब्लास्ट हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये वो बोन सेल हैं जो कि बोन्स को बनाते हैं। ये ऑस्टियोसाइट ये एक मैच्योर बोन सेल है, और उसके बाद ये ऑस्टियोक्लास्ट हैं, ये बोन रिमूविंग सेल्स हैं। नेक्स्ट जो है वो कार्टिलेज है। कार्टिलेज इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू डिज़ाइन टू गिव सपोर्ट, बेयर वेट एंड विथस्टैंड टेंशन, टॉर्जन एंड बेंडिंग। अगले जो सेल हैं वो कार्टिलेज सेल हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। और कनेक्टिव टिश्यूज़ इनमें और बोन्स में ये फ़र्क है कि बोन्स का जो मैट्रिक्स है वो कैल्सीफाइड होता है, जबकि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है जिसमें ये एम्बेडेड होते हैं वो उसमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर होने की वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये बोन से ज़्यादा जो है ये टेंशन को, उसके अलावा बेंडिंग को और उस वेट को क्या है ये सहार सकते हैं। दिस फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंसेस। कंपोनेंट्स क्या हैं कार्टिलेज के जो कार्टिलेज बनाने वाले सेल होते हैं उन्हें कॉन्ड्रियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है। इसमें जो है फाइबर्स, कोलेजन और इलास्टिक होता है, और इसके जो ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, मुख्तलिफ सल्फेट। और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैल्शियम या फास्फेट नहीं होता, क्योंकि ये क्या हैं, इलास्टिक होते हैं, ये हार्ड नहीं होते। इसकी 3 टाइप्स हैं, लेकिन आप लोगों की बुक में इसकी 2 टाइप्स बताई गई हैं, हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रो कार्टिलेज। They are differ from each other because of the type and amount of the fibers present in them, कि ये तीनों जो हैं इनके अंदर जो फाइबर पाए जाते हैं उनकी डिफरेंट अमाउंट की वजह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हिलाइन कार्टिलेज जो है
It is the most abundant type in human body. It is found at the movable joints. हिलाइन कार्टिलेज जो है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है कंपैरेटिवली देखा जाए कार्टिलेज की टाइप्स में तो इसकी ज़्यादा अमाउंट पाई जाती हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तमाम जो बोन्स हैं उनके जो जॉइंट्स बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं जॉइंट पे, और स्पेशली मूवेबल जॉइंट्स पर ये जो है पाई जाती है, ताकि जो बोन्स हैं वो ईज़िली क्या कर सकें, मूव कर सकें और स्केलेटन जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है इलास्टिक कार्टिलेज एंड देन फिब्रो कार्टिलेज। जो फिब्रो कार्टिलेज है इट हैज़ मैट्रिक्स कंटेनिंग बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इसमें कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे जो है मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है? एक्सटर्नल पिनी में। जैसे आप लोग अपने एयर्स को टच करते हैं तो एयर क्या है ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसके जो है वो हार्ड फॉर्म में नहीं होते, ये सॉफ्ट और इलास्टिक होता है। इसी तरह से एपिग्लॉटिस जो है हमारे ये गर्दन में, तो ये भी सॉफ्ट होता है। और हम लोग मुख्तलिफ जो होता है ये कार्टिलेज जो है ये इलास्टिक भी है और क्या है इसमें उसके वेट सहारने की ज़्यादा वो होती है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आप इस लेक्चर को ख़त्म करें, आप लोगों को मैं दोबारा कहूँगी कि जब आप इसे कमेंट्स में जाएंगे वहाँ पर आपको एक लिंक नज़र आएगा, आपने उस लिंक को क्लिक करना है। वहाँ एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म पे आपने अपना नाम और रोल नंबर सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।